नमस्कार साथियों, मैं जीसी बुंदेला माथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन बात कर रहे हैं एसएससी जीडी और उस एसएससी जीडी में जो गद्यांश और पद्यांश आता है। एसएससी जीडी में आप लोगों के सामने अपठित गद्यांश भी होता है और अपठित पद्यांश भी होता है। कल भी मैंने आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश बताया, ऐसा ही आज आपको फिर लेकर आ रहा हूं मैं वही गद्य और पद्य। करना कैसे है, कैसे नहीं करना, ये मैं आप लोगों को कल भी बता चुका और आज फिर मैं बता रहा हूं आपको। तो याद रखना कि गद्यांश और पद्यांश दोनों ही कैसे आते हैं और उनमें से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न सबसे पहला जो आता है वो आता है शीर्षक का। ठीक है, शीर्षक वाला प्रश्न आएगा और शीर्षक वाले प्रश्न को आपको देखना है। तो सबसे पहले जो शीर्षक निकाला जाता है ऊपर की 2 लाइन या नीचे की 2 लाइन पर होता है और उसके बाद जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न जो है वो गद्यांश में ऊपर से लेके नीचे तक आता है। क्योंकि जब भी कोई पेपर बनाता है तो पहले पार्ट का पहला ही प्रश्न होता है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, एक में से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन शुरू के प्रश्न पहले आते हैं। तो ऐसा ही गद्यांश का सिस्टम है। उस गद्यांश में भी आपको इसी तरीके से करना होगा। अर्थात अब आपके सामने जो मैं कल एक गद्यांश और 2 पद्यांश करा चुका था, आज फिर नेक्स्ट गद्यांश या पद्यांश जो भी है वो है आपके स्क्रीन पर। अब देखिएगा कैसे इन गद्यांशों को हम करते हैं। ये रहा। तो अब अपने सामने जो आता है सबसे पहला आपका ये गद्यांश रहा। ये गद्यांश है और इस गद्यांश को कैसे करना है, तो सबसे पहले तो अपन यही बात करेंगे कि ये गद्यांश जो है ये चौथा गद्यांश है। यानी कि आपको 3, एक आपको मैं गद्यांश करा चुका, पहला आपको मैं गद्यांश करा चुका हूं और अब जो है उसके बाद में दूसरा मैं पद्यांश, उसके बाद तीसरा भी पद्यांश कराया और अब चौथा आता है वो है आपका गद्यांश। यानी गद्यांश का मतलब जहां पर कोई कहानी होगी या कविता, यानी कहानी होगी, एकांकी होगी, रिपोर्टाज होगा, संस्मरण होगा, निबंध होगा, आलोचना होगी। लेकिन पद्यांश वहां होता है जहां पर आपकी कविता होती है। ठीक है, चलिए, तो ये गद्यांश है आपके सामने नंबर चौथा। ये चौथा गद्यांश कहता है कि अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है और गांधी जी से बड़ा वीर युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। मेरी धारणा है कि अपने जीवन सिद्धांत बनाने से पूर्व गांधी जी ने अहिंसा को निश्चय ही नीति के रूप में ग्रहण किया होगा। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के संघर्ष में कोई अनुरूप समीचीन नहीं था। सर्वथा निःशस्त्र देश के लिए हिंसात्मक क्रांति किसी प्रकार की भी श्रेष्ठकर नहीं हो सकती थी। भौतिक के अभाव में क्रांतदर्शी नेता ने देश के आत्मिक संयम की प्रेरणा दी। यह उसकी नीति और आदर्शवादिता दोनों थी। भौतिक बल से आत्मिक बल का प्रभाव कहीं अधिक है। यह समझने में भारत जैसे देश को देर नहीं लगी और वह मारकर नहीं मरकर विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहित होने लगा। इसके उत्साह का एक रचनात्मक रूप भी था जो भारत के उत्कर्ष की भावनाओं में अभिव्यक्त होता था। तो ये तो था आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश से संबंधित आते हैं प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि उक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला है, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सबसे पहला शीर्षक पूछता है वो। अब शीर्षक पूछने के लिए या तो ऊपर की 2-3 लाइन में मिलेगा या नीचे की 2-3 लाइनों में मिलेगा, बीच में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है।
पहले पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी का त्याग, भारत का आत्मिक बल, अहिंसा और आत्मिक बल, और हिंसा और अहिंसा। ये आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा इसमें, तो अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है। देखो कह रखा है इसने, अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है और गांधी जी से बड़ा वीर युग में कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। तो महात्मा गांधी का त्याग है, भारत का आत्मिक बल है, अहिंसा और आत्मिक बल या हिंसा और अहिंसा। तो देखिए पहला प्रश्न का पहला जो उत्तर है आपका वो है अहिंसा और आत्मिक बल, यानी कि अहिंसा के ऊपर जोर दिया है। अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है। गांधी जी ने अपने आप को जो है त्याग दिया था इसमें, तो इसी के ऊपर बल दिया गया था। तो पहला प्रश्न का पहला उत्तर अहिंसा और आत्मिक बल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रहे, देख लो ऊपर ही लिखा हुआ है अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है और गांधी से बड़ा वीर युग, यानी उन्होंने अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, इसलिए यहाँ उत्तर होगा अहिंसा और आत्मिक बल से। चलिए नंबर दूसरा आता है प्रश्न आपका इसी फोर्थ जो है गद्यांश से। ये रहा नंबर फोर्थ का दूसरा प्रश्न। अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है, गांधी जी से बड़ा वीर युग, यानी वही गद्यांश से आपको देखना है कि क्रांतिदर्शी नेता महात्मा गांधी ने भारतीय जनता को, देखो ये रहा, भौतिक के अभाव में क्रांतिदर्शी नेता ने देश के आत्मिक संयम की प्रेरणा दी। यह उसकी नीति और आदर्शवादिता दोनों ही थी। तो क्रांतिदर्शा है, नेता महात्मा गांधी के बारे में आया है और उसने भारतीय जनता को आत्मबल संचय करने की सीख दी, हिंसा के लिए प्रेरित किया, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कहा, अंग्रेजों से टक्कर लेने की सीख दी। ये आपको बताना है क्या कहना चाह रहे हैं। भौतिक अभाव से क्रांति नेता, देखो भौतिक बल पे आत्मिक बल का प्रभाव कहीं अधिक होता है, भौतिक बल से आत्मिक बल का प्रभाव अधिक होता है। तो दूसरा वाला प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहां सीधा लिखा हुआ है भौतिक बल से आत्मिक बल का प्रभाव अधिक। तो इन्होंने कहा है आत्म बल संचय करने की सीख दी, हिंसा के लिए प्रेरित किया, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कहा, अंग्रेजों से टक्कर लेने की बात कही। तो इन्होंने गद्यांश के रूप में आपको याद रखना होगा कि गद्यांश कहना क्या चाह रहा है। तो गद्यांश कह रहा है आत्म बल संचय करने की सीख दी, कि अपने आप को भौतिक से सुख सुविधा से नहीं, उन्होंने आत्मिक बल पर प्रभाव जो है अधिक बताया गया है। तो इसका मतलब है आत्म बल संचय करने की सीख दी है। यह है इसका दूसरा उत्तर, अर्थात प्रश्न संख्या क्रांतिदर्शी नेता महात्मा गांधी के लिए भारतीय जनता को आत्म बल संचय करने के लिए कहा है, हिंसा के लिए प्रेरित नहीं, अहिंसक आंदोलन के लिए नहीं, अंग्रेज से टक नहीं, उससे सीधा सा कहा है आत्मबल। ये सारी चीजें, यदि आत्मबल अगर आपके अंदर है तो ये सब के सब आप लोग कवर कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना आत्मबल संचय करने की सीख दी थी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अगला प्रश्न है, ये रहा नंबर 3। अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है और गांधी जी से बड़ा वीर युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। मेरी धारणा है कि गद्यांश वही है, सेम है, गद्यांश का कोई रोल नहीं है, इसलिए आपको गद्यांश में बताना होगा कि उक्त आत्मिक बल का प्रभाव भौतिक बल से अधिक है। उक्त गद्यांश पर है आत्मिक बल का प्रभाव भौतिक बल से अधिक है। बिल्कुल सही है, ये कहा है भौतिक अभाव से क्रांतिदर्शी नेता के देश में संचय आत्मिक संयम की प्रेरणा दी है, ये आपका सीधा सीधा लिखा हुआ था। और उसके बाद भौतिक बल से आत्मिक बल का प्रभाव अधिक है,
ऊपर वाला प्रश्न तो ये रहा यहाँ पर, और इसके बाद नीचे मैंने कहा ना कि हर प्रश्न जो होता है वो नीचे क्रम में चला जाता है। पहला प्रश्न ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, लास्ट नीचे चला जाएगा। तो यहाँ वीर पुरुष के लिए, धार्मिक व्यक्तियों के लिए, अहिंसावादियों के लिए या भारत जैसे देश के लिए आत्मिक बल का प्रभाव भौतिक बल से अधिक है। यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, वो कह रहा है आत्मिक बल के ऊपर जोर दे रहा है, और ये भी कह रहा है भौतिक बल से आत्मिक बल का प्रभाव कहीं अधिक है। यह समझने में भारत जैसे देश को देर नहीं लगी और वह मारकर नहीं मरकर विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहित होने लग गया था। तो ये आपका तीसरा प्रश्न का तीसरा ही उत्तर सही होगा, अहिंसावादियों के लिए। यानी कि आपका तीसरा प्रश्न आत्मिक बल का प्रभाव भौतिक बल से अधिक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अहिंसावादियों के लिए। तो तीसरे प्रश्न का तीसरा ही उत्तर हो गया ये आपका प्रश्न संख्या 3 का। अब आता है प्रश्न संख्या 4 का, कौन सा होगा? ये है आपके सामने प्रश्न संख्या 4। अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है, वही गद्यांश है। अब आपसे प्रश्न किया गया है अहिंसा श्रेष्ठ रूप है भारत के उत्कर्ष का, आत्मिक बल का, न्याय का, अस्तेय का। अब आपको वही देखना है कि कहना क्या चाह रहा है। अहिंसा श्रेष्ठ रूप है, शुरू से लेकर एंड तक अहिंसा की बात है, क्योंकि अहिंसा से ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बाहर समय में देर नहीं लगी, वह मारकर नहीं मरकर विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहित होने लगा। इसके उत्साह का एक रचनात्मक रूप भी था जो भारत के उत्कर्ष की भावना से अभिव्यक्त होता था। इसका मतलब अहिंसा श्रेष्ठ रूप है किसके लिए? अर्थात आत्मिक बल के लिए। आत्मिक बल का अहिंसा श्रेष्ठ रूप है किसका? आत्मिक बल का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्थात आपका बी, आत्मिक बल का जो है अहिंसा श्रेष्ठ रूप है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, हमारा 5वां प्रश्न है। ये है आपके सामने 5वां, वही गद्यांश ही है। अहिंसा वीरता का श्रेष्ठ रूप है और गांधी जी से बड़ा वीर युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरी धारणा है कि अपने जीवन सिद्धांत बनाने से पूर्व गांधी जी ने अहिंसा को निश्चित ही नीति के रूप में ग्रहण किया होगा। यानी आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है सीधा सा कि आपको गांधी जी ने अहिंसा के को निश्चित ही नीति के रूप में ग्रहण किया था। हिंसात्मक क्रांति श्रेयस्कर नहीं है। यहाँ देखिएगा, सर्वथा निसंदेह निशस्त्र देश के लिए हिंसात्मक क्रांति किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं है। सर्वथा हमेशा, सर्वदा हमेशा, सर्वथा सभी जगह पर निशस्त्र देश के लिए, बिना शस्त्र के लिए हिंसात्मक क्रांति किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं है। तो हिंसात्मक क्रांति श्रेयस्कर नहीं है धार्मिक लोगों के लिए, दुर्बल जनता के लिए, निशस्त्र देश के लिए और शक्तिशाली समाज के लिए। निशस्त्र देश के लिए हिंसात्मक क्रांति किसी प्रकार की श्रेयस्कर नहीं है। इसका मतलब हिंसात्मक क्रांति श्रेयस्कर किसके लिए नहीं है? निशस्त्र देश के लिए नहीं है। तो ये था आपका पहला आज का गद्यांश, अर्थात उस गद्यांश के 5 प्रश्न आपके इस पर बता चुका हूँ किस तरीके से। देख लो, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो सब ऊपर से नीचे चलते हैं, यानी पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा, चौथा, 5वां, ज़्यादातर क्रम। तो ये 5वां प्रश्न जो था इसका उत्तर है निशस्त्र देश के लिए। क्लियर लिखा हुआ है सीधा सा, सर्वथा निशस्त्र देश के लिए हिंसात्मक क्रांति किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं है। तो हिंसात्मक क्रांति श्रेयस्कर नहीं है किसके लिए? निशस्त्र देश के लिए। अर्थात ये रहा आपका प्रश्न का उत्तर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगला गद्यांश के ऊपर। ये गद्यांश है आपका नेक्स्ट, ये रहा। ओ भैया ये सब्जी क्या भाव है? बस बेभाव है माँ जी। अरे भैया ऐसा क्यों बोलते हो?
कुछ तो भाव होगा ही। अब आप इस पर तुली ही हुई हैं तो बताई देता हूँ माँ जी। हाँ हाँ जल्दी बता, मुझे अभी अनिरुद्ध को भी लेने स्कूल जाना है। यानी अभी वो ये कह रहा है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कौन है ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। अनिरुद्ध को भी लेने स्कूल जाना है। ठीक है माँ जी, वैसे तो 4 रुपये किलो बेचा है, पर आपको कुछ कम दे दूंगा। कुछ और कम करने भैया। अरे माँ जी, एक तो हड़ताल और आप कम करने की कहती हैं। तू तो बहुत तेज है लड़के। माँ जी नाराज मत हो, इस पर भी हमें कई बार फाके करने पड़ते हैं। बेटा मेरी एक राय मानेगा? हाँ हाँ कहो माँ जी। अगर तू थोड़ी कम कीमत लेगा तो सब्जी ज़्यादा बिकेगी और तुझे आमदनी भी ज़्यादा होगी। सो तो ठीक है माँ जी। अच्छा चल अब जल्दी सब्जी तोल। अब ये सारा गद्यांश कहा गया और इस गद्यांश के आधार पर अब प्रश्न पूछा है। कुछ कम कर दूंगा बातचीत में प्रयुक्त इस कथन का अभिप्राय क्या है? प्रश्न कुछ कम कर दूंगा। देखो इसमें कुछ कम कर दूंगा माँ जी ये कहा गया है कि बस बेभाव है माँ जी। अरे भैया ऐसा बोल रहे, कुछ तो भाव कम। हाँ आपके तुली हुई है तो बताई देता हूँ। हाँ जल्दी बता, मुझे अभी अनिरुद्ध को भी स्कूल से लाना। ठीक माँ जी, वैसे ही 4 रुपये किलो है, कुछ कम दे दूंगा। यानी कि कहा क्या है कि वैसे तो 4 रुपये किलो है, यानी कि 4 रुपये किलो बेच रहा हूँ, लेकिन पर मैं आपको कुछ कम कर दूंगा। ये कहा है कि कुछ कम कर दूंगा। बातचीत में प्रयुक्त इस कथन का अभिप्राय क्या है? कुछ सब्जी कम कर दूंगा, अंत में कुछ पैसे कम कर दूंगा, सब्जी का भाव कुछ कम कर दूंगा, कुछ सब्जी कम कर लेना। अब बताओ इसका उत्तर सही क्या होगा? तो कुछ सब्जी कम कर दूंगा, ये कह रहा है वैसे तो 4 रुपये किलो है, पर आपको कुछ कम कर दूंगा। तो अंत में कुछ, जैसे ही वो बेचेगा यानी जैसे ही वो देगा तो देने के तुरंत बाद ही वो कुछ पैसे कम लेगा। तो यही कहना चाह रहा है वो आपसे कि मैं और भी कुछ कम कर लूंगा अगर मान लीजिएगा आप लोग लोगे तो सब्जी के भाव कुछ कम कर दूंगा ये कहा है इसने। अब इसमें पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि जैसे ही उसने कहा कि भाई मैं और भी कुछ कम कर दूंगा, इसका सब्जी का भाव कुछ और कम कर दूंगा, सीधा सीधा लिखा हुआ है। 4 रुपये थे पहले, लेकिन आप लो तो सही और मैं कुछ कम कर दूंगा। इसका मतलब है कि 4 से सब्जी का भाव जो 4 रुपया किलो था उस 4 को मैं और कम कर दूंगा। तो ये कहा है कुछ कम कर दूंगा का, इसका मतलब ही यही है कि सब्जी का भाव कुछ कम कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आता है दूसरा वाला प्रश्न इसका। ये रहा दूसरा प्रश्न। क्या कहता है दूसरे में? देखो गद्यांश वही है, वही सब्जी वाला है, वही सब्जी अम्मा जी खरीद रही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो अब बातचीत में यही आ रहा है कि बातचीत में प्रयुक्त तुली हुई है, इस कथन से क्या तात्पर्य है, ये कह रहा है आपसे। तो आपको ये समझना है ये कहना क्या चाह रही है। तुली ही हुई है, ये रहा ना कि भैया ऐसा क्यों बोलते हो, कुछ तो भाव कम कर दो। अब आप इस पर तुली, इस पर देखो यहां से आ गया, ये कह रहा है अब आप इस पर तुली ही हुई है तो बता ही देता हूं। बात पे प्रयुक्त हुई है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? जानना ही चाहती है, सब्जी तुलवाना ही चाहती है, अपना वजन लिया हुआ है, या बातचीत से स्पष्ट नहीं है? तो सीधा सा उत्तर दे रहा है कि अब आप इस बात पर तुली हुई हैं, यानी कहने का मतलब तुम तो अब तो जानकारी रहोगी, जानकारी के आधार पर तुली हुई है। इस कथन से क्या तात्पर्य? तो जानना ही चाहती हो। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें सीधा सा उत्तर है कि अब तुम्हें हमें बताना पड़ेगा कि तुली हुई है, इसका मतलब जानना ही चाहती हो। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए। सब्जी तुलवाना ये गलत हो जाएगा, अपना वजन ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा जानना ही चाहती है।
तुली हुई है। कई बार अपन कह देते ना कि हाँ यार बता दे क्या है। हजरत यार चल तू मान ही नहीं रहा तो ले हम तेरे को ये बता ही देते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा या इसका क्या मतलब होगा। तो उसने भी यही कहा है कि अब आप इस बात पर तुली हुई हैं तो बता ही देता हूँ, इसका मतलब जानना ही चाहती है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसका भाव 4 रुपया किलो है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम नंबर 3 पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। यह है बातचीत किन दोनों के बीच हो रही है। सीधा सा उत्तर है दुकानदार है और माँ है। एक माँ व एक पुत्र में नहीं, 2 खरीदारों में, एक विक्रेता और इसके मित्र में, क्रेता और विक्रेता के। सीधा सा उत्तर है क्रेता और विक्रेता। अब इसको कहते किसको है? क्रेता। क्रेता किसे कहते हैं? खरीदने वाले को, विक्रेता बेचने वाले को। तो एक खरीदने वाला है एक बेचने वाला है, उन दोनों के बीच में बात हो रही है और वो पूछ रहा है, एक सब्जी बेचने वाला है एक माजी खरीदने वाली है और उससे पूछा जा रहा है कि बता भाई कि ये खरीदने वाला और बेचने वाला कौन है। तो एक क्रेता और एक अर्थात विक्रेता है। चलिए नेक्स्ट अगला है चौथा। बातचीत के आधार पर कौन सी बात अपूर्णतया सही है? बातचीत के आधार पर कौन सी बात अपूर्णतः यानी कि पूर्णतः सही है, यानी सत्य है। सब्जी वाला घर जाकर सब्जी बेचता था। माजी और सब्जी वाला एक दूसरे को पहले से जानते थे। माजी को सब्जी खरीदने के लिए बाद स्कूल जाना था। माजी को हमेशा जल्दबाजी रहती थी। बातचीत के आधार पर कौन सी बात पूर्णतः सही है? तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होगा? देखो अब आप इस बात पर तुली हुई हैं तो मैं बता देता हूं। माजी जल्दी हाँ माजी का जल्दी बता, मुझे अभी अनिरुद्ध को भी लेने स्कूल जाना है। भाई उसने पूर्णतः कहा है कि माजी को हमेशा जल्दी रहती है या माजी को सब्जी खरीदने के बाद स्कूल जाना है। माजी सब्जी एक दूसरे से पहले जानते हैं या फिर घर जाकर सब्जी बेचनी है। तो सीधा सा क्या कह रहे हैं वो कि सब्जी के भाव बता जल्दी से जाऊं क्योंकि मुझे अभी अनिरुद्ध को स्कूल से लाना है, अभी जल्दी बता दे। तो सीधा सा उत्तर क्या हो गया? माजी सब्जी खरीदने के बाद स्कूल जाना चाहती थी, यानी वहाँ स्कूल जाती और वो उसको बेटे को या जो है अनिरुद्ध उसको लेकर के आती। तो 4 नंबर का सही उत्तर हो गया हमारा नंबर 3। अगला प्रश्न है नंबर 5। ये रहा। ये है आपका प्रश्न संख्या 5 कि बातचीत के आधार पर सब्जी वाले के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? वह झूठ बोलता है, वह बातूनी है, वह स्पष्टवादी है, वह भाव कम नहीं करता है। नंबर 5 का प्रश्न है बताए क्या है। देख लो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। अब आप इस पर तुली हुई हैं, बता देता हूँ। माजी जल्दी बता, मुझे अभी अनिरुद्ध को लेने जाना है। माजी वैसे तो 4 रुपये किलो है लेकिन मैं कम कर दूंगा, कुछ और कम कर भैया। अरे माजी एक तो हड़ताल ऊपर से ये करने को कहती हो तो बहुत तेज है लड़के। माजी नाराज क्यों? मतलब कुल मिलाकर के वो बातों का बातूनी है, वो बातों ही बातों में आदमी को घुमाता है और फिर अपना काम करवाता है। तो प्रश्न संख्या 5 है बातचीत के आधार पर सब्जी वाले के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि सब्जी वाला क्या है? बातूनी है, कि वो बाती बातों में ऐसा कर रहा है इसलिए ये बातूनी बन जाता है। तो ये पहला यानी कि इसका 5वां प्रश्न आपको क्लियर हुआ, अर्थात वो सब्जी वाला क्या था? बातूनी है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 6 प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 बस बेभाव है
बातचीत में प्रयुक्त इस कथन का अभिप्राय क्या है? बस बेभाव है, बातचीत में प्रयुक्त इस कथन का अभिप्राय क्या है, ये आपको बताना है। इसका मतलब है कि बेभाव है, बेभाव का मतलब होता है कि भाव नहीं है, कुछ भी तुम तो ले जाओ, लेकिन बातचीत में प्रयुक्त कथन का अभिप्राय क्या है ये बताना है। तो बातचीत के आधार पर क्या कहना चाह रहे हैं ये कह रहा है कि बस बेभाव है माँ जी। अरे भैया ऐसा क्यों बोलते हो, कुछ तो भाव होगा। तो यहां उत्तर आएगा इसका तो कोई दाम ही नहीं है, बहुत सस्ती है, बहुत तेज है, बहुत मिलने वाली है। तो बताओ उत्तर छठे का प्रश्न है बस बेभाव। बेभाव का मतलब यहां पर है बहुत तेज है। भाई बेभाव का मतलब है कोई भाव ही नहीं लगा रहा, इसका मतलब तेज भी तो हो सकता है, 50 भी लग सकता है, 60 भी लग सकता है। तो जब बेभाव कहा जाता है तो सीधा सा है कि वो कुछ उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगने के चक्कर में है, इसलिए बस बेभाव है, ये थोड़ी होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है बहुत तेज है। तभी तो माँ जी ने कहा अरे भैया ऐसा क्यों बोलते हो, कुछ तो भाव बता। आप इस पर तुली हुई हो तो इसका मतलब जो भाव है वो स्पष्ट होना चाहिए। बेभाव का मतलब बहुत तेज होता है। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर 7। इसी का नंबर 7वां प्रश्न है ये रहा, अनुरुद्ध कौन है। देखो अनुरुद्ध कौन है इसके लिए क्लियर नहीं है, ये सिर्फ में क्लियर नहीं कहा गया, बस ये जरूर कहा है अनुरुद्ध जो है उसको मुझे स्कूल से लाना है, ये कहा है। अब ये पता नहीं है कि माँ जी का बेटा है, पोता है, सब्जी वाला है, सब्जी वाले का बेटा है, या सब्जी का वाले का मित्र, कोई स्पष्ट पद्यांश में यानी इस गद्यांश में स्पष्ट नहीं बताया गया, तो इसलिए गद्यांश से स्पष्ट नहीं होता। इसका सही उत्तर चौथा होगा, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर 8 प्रश्न, इसी का 8 नंबर का प्रश्न ये रहा, उक्त गद्यांश में कई बार फांके पड़ते हैं से क्या तात्पर्य है। माँ जी नाराज मत हो, इस पर भी हमें कई बार फांके यानी कि हमें नुकसान उठाना पड़ा है। तो कई बार फांके पड़ते हैं से तात्पर्य है कभी कभी फांक खाकर ही सोना पड़ता है, कभी कभी घर भी नहीं जा पाते, कभी कभी थोड़ी सी सब्जी नहीं बचती, और कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। अर्थात आपका सीधा सा उत्तर निकल रहा है। तो बताइएगा, सीधा उत्तर दे रहा है कई बार, इस बार हमें कई बार फांके करने पड़ते हैं। देखो कभी कभी फांक खाकर नहीं, कभी कभी घर भी नहीं, कभी कभी थोड़ी सब्जी नहीं, सीधा सा है कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कई बार जो ऐसा होता है कि हमें फांके करने पड़ते हैं, हमें जो है भूखे सोना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वो है आपका डी ऑप्शन, कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 5 नंबर का गद्यांश। अब आते हैं नेक्स्ट गद्यांश 6 नंबर पर। यह है आपका 6 नंबर का गद्यांश। सिक्स नंबर का ये रहा, आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है और न उसे कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। ये ध्यान रहे, अगर ऐसी बातें आती तो उसको अंडरलाइन करते चले जाओ। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे, गुरु जो है शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और उन पर स्नेह रखते थे। शिष्य गुरु को पितातुल्य और विश्वसनीय समझता था। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता था और गुरु और शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध, जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढ़ा देने मात्र का एक संपर्क होता था।
न रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता, जो घनिष्ठ हुए बिना कहीं विद्यार्थी ने शिक्षकों के विरुद्ध हड़ताल कर दी तो कहीं शिक्षकों में भी दल बंदियां हो गई और विद्यार्थी भी कुछ एक दल में और कुछ दूसरे दल में शामिल हो गए तथा एक या दूसरे का समर्थन करने लगे। हाल ही में एक भयंकर दुर्घटना भी पढ़ने में आई कि शिक्षक की परीक्षा संबंधी कड़ाई करने से असंतुष्ट होकर कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक के ही प्राण ले लिए। यदि कोई स्कूल का विद्यार्थी ऐसी बात करता है तो वह समझ में आ सकती है, पर जब किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का विद्यार्थी ऐसा काम करता है तो यह चिंता का विषय हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि छोटे हैं बच्चे तब तो उनको समझ नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वो समझदार होता है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। विषय हो जाए यानी कि चिंता का विषय हो जाता है। जहाँ तक समझ में आता है इसका मौलिक कारण चरित्र गठन पर ध्यान न देना। यानी कि आपके सामने ये प्रश्न है तो छात्रों पर शिक्षक वर्ग के नैतिक प्रभाव का न होना ही यह समस्या साधारणतः सारे देश में विद्यमान है। चरित्र गठन का ध्यान न देना और छात्रों पर शिक्षक वर्ग के नैतिक प्रभाव का न होना ही यह समस्या साधारणतः सारे देश में विद्यमान रहती है। यानी इस तरीके से आपको पहला तो ये गद्यांश है आज की शिक्षा, आज के विद्यार्थियों के लिए, आज के विद्यार्थी और शिक्षक जो है उनके संबंध। देखो पहले के विद्यार्थी और आज के विद्यार्थी में रात दिन का अंतर हो चुका है। पहले शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, तो उस समय जो है तो उस समय जो शिक्षा दी थी, लेकिन उसके बदले दीक्षा जो दी जाती थी उस दीक्षा के बदले उनको पढ़ाने के लिए या पुस्तकों के बारे में आज थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है। आज व्यवसायीकरण हो चुका है शिक्षा का, और व्यवसायीकरण में दोनों के ही भाई अध्यापक हो चाहे शिष्य हो, दोनों में अंतर आ चुका है। पहले अध्यापक को पिता तुल्य मानते थे, अध्यापक शिष्यों को बेटे समान मानते थे, लेकिन आज शिक्षा का व्यवसायीकरण होने के कारण बदल चुका है। आजकल अभी काफ़ी दिन पहले की बात है कि बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं, कैसे ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिसमें शिक्षक को ख़त्म कर दिया, जो अभी मैंने आपको गद्यांश में पढ़ के बताया था। तो ऐसे बहुत घटनाएं आज की नहीं है, बहुत पहले से घटित घटनाएं हैं। तो चलिए अपन देखते हैं पहला, उक्त गद्यांश में लेखक ने किस विषय पर विचार प्रकट किए हैं। उक्त गद्यांश में लेखक ने किस चीज पर अपनी व्यक्तता जाहिर की है ये बतानी है। प्राचीन शिक्षा की अच्छाइयों पर, गुरु के महत्व पर, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर, शिक्षा में चरित्र गठन के महत्व पर। तो इसका पहला उत्तर अर्थात क्या होगा, शिक्षा में चरित्र गठन। ऊपर से ही चल रहा है कि शिक्षा में चरित्र गठन का जो है, शिक्षा के चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं, यहाँ चरित्र गठन पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शिक्षा में चरित्र गठन के महत्व पर बल देना, क्योंकि गुरु के महत्व में शिक्षा। इस समय जो गद्यांश में ध्यान रखना, गद्यांश की बात कर रहा है तो गद्यांश के ही बारे में बात करेगा। अगर गद्यांश के बारे में बात नहीं कर रहा तो गद्यांश की बात नहीं करनी है। तो ये पहला प्रश्न था, विषय पर प्रकट किया है शिक्षा में चरित्र गठन के महत्व पर। ठीक है, चलिए नंबर 2, ये रहा नंबर 2 गद्यांश वही है, देश में शिक्षा से संबंधित किस समस्या पर ध्यान खींचा गया है। देश में शिक्षा से संबंधित किस समस्या पर ध्यान खींचा गया है। विद्यार्थियों की हड़ताल करने की समस्या पर, बेरोजगारों की समस्या पर, शिक्षा में नैतिकता के अभाव की समस्या पर, शिक्षकों के द्वारा की जाने वाली दलबंदियों की समस्या पर। शिक्षकों के द्वारा की जाने वाली दलबंदियों की समस्या पर। तो उत्तर बताइएगा कौन सा होगा, शिक्षकों के द्वारा
शिक्षा में नैतिकता के अभाव की समस्या पर, यानी कि अगला जो प्रश्न है शिक्षा में नैतिकता के अभाव की समस्या, क्योंकि पहले होते थे लेकिन आज नैतिकता की शिक्षा है ही नहीं, नैतिकता की शिक्षा कोई देता नहीं, बस पढ़ते रहो और इसका उत्तर आ जाएगा शिक्षा में नैतिकता के अभाव की समस्या पर बल देना। ठीक है, ये था आप लोगों का प्रश्न संख्या 2। अब आता है प्रश्न संख्या 3। तीसरा ये रहा आपके सामने, गद्यांश वही है, चरित्र गठन के ऊपर चल रहा है। लेखक गुरु और शिष्यों के बीच किस तरह से संबंध पसंद करता है। ये कहा है लेखक ने कि लेखक गुरु और शिष्य के बीच किस तरह के संबंध चाहता है। आध्यात्मिक संबंध, मित्रता के संबंध, पारिवारिक संबंध या व्यावसायिक संबंध। तो बताइएगा, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। देखो, गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और गुरु और शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढ़ा देने मात्र का एक संपर्क होता है, न रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता है। पैसे से मतलब नहीं है, वो कह रहा है आध्यात्मिक संबंध बन जाता है। यही पूछ रहा है लेखक कि गुरु और शिष्य के बीच किस तरह का संबंध पसंद करता है, तो वो पसंद करेगा आपका आध्यात्मिक संबंध को, पारिवारिक को नहीं, मित्रता को नहीं, व्यापारी को नहीं, सिर्फ आपका होगा आध्यात्मिक संबंध के ऊपर। तो ये था आपका तीसरा, छठे का तीसरा। अब आता है छठे का चौथा। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के संबंध मधुर थे। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के संबंध मधुर थे, क्योंकि ये आपको बताना है क्यों थे पहले मधुर और अब क्यों नहीं है मधुर। गुरुजन केवल पुस्तकें मात्र नहीं पढ़ाते, समाज में गुरुजनों की पूजा की जाती थी। प्राचीन काल में शिष्य अपने गुरुजनों को पिता तुल्य मानते थे। छात्रों में गुरुजनों के आपसी संबंध विश्वास पर आधारित थे। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के संबंध मधुर क्यों थे। क्योंकि विद्यार्थियों को जो है इसलिए मधुर थे कि गुरुजनों को आपसे विश्वास था। यानी ये कह रहा है कि शिष्य गुरु को पिता तुल्य और उसके ऊपर विश्वास समझता था। गुरु के शिष्य के जीवन गहरा प्रभाव पड़ता और गुरु और शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध जिसे पैसे के बदले नहीं, आध्यात्मिक। फिर उसके बाद में कहा विद्यार्थियों के शिक्षकों के विरुद्ध हड़ताल करना, ये आज का, लेकिन पहले के कहा है भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के मधुर संबंध क्यों, क्योंकि छात्रों और गुरुजनों के आपसी संबंध पर विश्वास था। तो ये विश्वसनीय था, इसीलिए ऐसा होता था। तो ये था आपका चौथे नंबर का, अर्थात चौथा ही उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है, इसी से संबंधित अगला प्रश्न 5 नंबर का ये रहा। ये कहता है कि उक्त गद्यांश के विषय में संबंधित सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है। लो, शीर्षक आज लास्ट में धर दिया इसने। प्रश्न कहीं भी रख सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। गद्यांश वो का शीर्षक पहले भी पूछ सकता है और गद्यांश का शीर्षक वो बाद में भी पूछ सकता है। तो ठीक है, अब आपके सामने ये आ गया है गद्यांश का। तो ये आपका उत्तर क्या होगा। छात्र असंतोष, शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का महत्व, आज की शिक्षा की समस्या, उच्च शिक्षा में हिंसा। ये कह रहा है शिक्षा गठन में चरित्र गठन, मैंने कहा ना ऊपर ही ऊपर मिलेगा या लास्ट में। तो आज की शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है, चरित्र गठन का नहीं है, इसलिए होना चाहिए। तो शिक्षा के चरित्र गठन का महत्व पर जोर दिया जा रहा है। ये इसके बाद में दूसरा दे रहा है शिक्षा के चरित्र गठन और आज की शिक्षा की नीति। तो दूसरा वाला आपका विकल्प सही होगा। तो ये था आप लोगों का अर्थात 6 गद्यांश का, 6 गद्यांश के 5-5 प्रश्न। इसके बाद अपन नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।